तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है, इसको किस तरह से इंटीग्रेट करोगे, स्क्वायर करोगे फिर इंटीग्रेट करो, करके देखो इंटीग्रेट क्या आंसर आ रहा है। थ्री 3.4 एम्पियर, पल्लव जगानी इज सेइंग 3.4 एम्पियर। बस एक ही जन ने सॉल्व किया अभी तक। अप्रॉक्सीमेटली 3.4 एम्पियर। बाकी बच्चों का क्या आंसर आ रहा है? Yes, 3.4 ampere is approximately correct answer. All of you are getting the same? कितने बच्चों का आंसर आया 3.4? 3.4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। अप्रोक्सीमेटली इसके अराउंड आपका आंसर आएगा 3.4 एम्पियर। बेटा इंटीग्रेट तो करोगे या इंटीग्रेट करना बताऊं कैसे करते हैं? इसका पहले स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर यू विल अप्लाई, so what you will get a square plus b square plus 2ab। ठीक है, ये i का स्क्वायर हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करो टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो एवरेज निकालने के लिए कहां से कहां तक जाओगे? t की वैल्यू क्या रखोगे? 2π/ω तक। जब भी हम मीन वैल्यू निकालते हैं तो मीन वैल्यू निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? लिमिट्स क्या रखते हैं? 0 to 2π/ω, और इसको भी इंटीग्रेट करोगे 0 to 2π/ω, तो ये एवरेज वैल्यू आ जाएगा। और फिर इसका आप रूट ले लोगे, फिर इसका आप क्या ले लोगे? रूट ले लोगे। गेटिंग इट? तो मेरे को यस नो बोलो, आपका आंसर आ गया पहले का? यस नो बोलोगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा बेटा मैथ्स में दिक्कत है कि फिजिक्स में दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। AIEEE 2005। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। AIEEE 2005। ये क्वेश्चन का पिक मैंने आपको ग्रुप पे सेंड किया हुआ है। AIEEE 2005। यहाँ से जेई के क्वेश्चन आपके शुरू हो जाते हैं। सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। सर्किट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 ओम।
एंड इम्पिडेंस ऑफ 15 ओम। इम्पिडेंस का मतलब Z 15 ओम दिया हुआ है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos phi. Power factor means cos phi. What will be the value of the power factor? Options you have given, आप क्वेश्चन में से चेक कर सकते हो। Z की वैल्यू पता है हमें, R की वैल्यू पता है, और हमें पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर कैसे निकालोगे? Z मतलब आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता है ऑलरेडी, हाँ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन टू यू। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस में या तो इंडक्टर लगा होगा या तो कैपेसिटर लगा होगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस से ज्यादा है ना। तो हम सबको पता है कि इम्पिडेंस जो होता है, इम्पिडेंस जो नेट एंगल बनाता है, कितना बनाता है? फाई बनाता है ना। सपोज करो एक्सी आपका ऊपर है, एक्सेल आपका नीचे है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 180 डिग्री का। और ये आपका नेट इम्पिडेंस, ठीक है। नेट इम्पिडेंस का जो एंगल होता है ये आपका फाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका रेजिस्टर होता है आर। तो अब आपको Z का डायरेक्ट वैल्यू बेटा दे दिया गया है। फेजर डायग्राम से आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल ड्रॉ दिस फेजर एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे दोनों बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। पल्लव का आंसर आ रहा है 1.25 और केशवी का आ रहा है 0.8, ठीक है। तो अब ऐसे अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं? या तो दोनों ने इन्वर्स कर दिया है। देखो फाई का वैल्यू यहाँ से क्या होगा? फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस फाई आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। कॉस फाई इस ट्राइंगल को देखोगे, यू विल गेट डायरेक्टली R अपॉन Z। तो R का वैल्यू हमें पता है 12 upon 15 is equal to cos phi, which is your power factor. So 3 4s are 12, 3 5s are 15. तो 4 by 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.8, है ना। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है बेटा। इस तरह से पावर फैक्टर हम निकाल देंगे। 0.8 योर पावर फैक्टर विल बी, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू प्लॉट द दिस फेजर डायग्राम एंड देन ट्राई टू सॉल्व। देखो जेई में 4 नंबर का सवाल ये पूछा था 2005 में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, और जबकि करना कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ आपको एक फेजर डायग्राम बनाना था और उसके बेसिस पे आपको आंसर निकालना था, पावर फैक्टर का वैल्यू फाइंड करना था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2005 का एक और क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। मतलब पहले क्वेश्चंस बहुत सिंपल पूछे जाते थे जेई में, बाद में भी सिंपल ही है। मैंने आपको हर साल के क्वेश्चन सेंड कर दिए उसमें, 2005 से लेके 2018 तक, ठीक है। 2018 तक के क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगेन इट इज़ AIEEE 2005, ठीक है। 2005 का क्वेश्चन पूछा हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करो सबसे पहले। The phase difference between the alternating current and the EMF is pi by 2, means you have given the value of phi. Phase difference means phi. Phi is pi by 2. किसके बीच में? Alternating current और EMF के बीच में, ठीक है। Which of the following cannot be the constituent of the circuit? Read the option. Which of the following cannot be the constituent of the circuit? मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा? द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड द ईएमएफ इज पाई बाई 2। तो आप सबको पता है कि इंडक्टर के केस में अगर हमारा सर्किट प्योर इंडक्टिव होता था, तो प्योर इंडक्टर के केस में जो करंट होता था बेटा, वो पाई बाई 2 से लैग करता था। आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। जबकि जब प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता था, तो प्योर कैपेसिटर में करंट जो होता था वो पाई बाई 2 से लीड करता था,
है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमारा जो करंट है वो पाई बाई टू से लीड करता था, और प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट है वो पाई बाई टू से लैग करता था। तो अब आप खुद ही ऑप्शंस को देखो और बताओ कौन सा इनमें से ऑप्शन सही नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सर्किट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन को रीड करो ढंग से, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सर्किट। इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो सर्किट का कंस्टिट्यूएंट नहीं हो सकता। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? हाँ, तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कंस्टिट्यूएंट सर्किट का नहीं होगा, दैट यू हैव टू आंसर। जल्दी से बताओ। अगर खाली कैपेसिटर होगा, देखो पहला ऑप्शन देखो, अगर खाली कैपेसिटर होगा तो ऑब्वियसली फेज डिफरेंस पाई बाई टू क्रिएट हो ही जाएगा, है ना। फेज का डिफरेंस देखो 90 डिग्री का क्रिएट हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि करंट हमें पता है ईएमएफ से 90 डिग्री आगे चलेगा। तो पहला ऑप्शन तो पॉसिबल है ना, पहला ऑप्शन तो पॉसिबल है। हाँ, एलसी वाला ऑप्शन देखते एक बार। अब सेकंड ऑप्शन एक बार चेक करो, क्या सेकंड वाला ऑप्शन पॉसिबल होगा? सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है? रेजिस्टर। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है? रेजिस्टर है। देखो बेटा, सेकंड वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन तो देखो पॉसिबल होगा, क्योंकि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट और ईएमएफ में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता ही है, ये तो हमको पता ही है, और प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी होता है। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकते, है ना। तो अब पॉसिबिलिटी बचती है सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से, है ना। सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कंस्टिट्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले हम सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड में आपको दिया हुआ है आरएल, है ना, मतलब रेजिस्टर और इंडक्टर का जब आप कॉम्बिनेशन करोगे, है ना, तो रेजिस्टर और इंडक्टर का जब आप कॉम्बिनेशन करोगे तो क्या वो पॉसिबल होगा? इसमें करंट और ईएमएफ में कितना एंगल का डिफरेंस आएगा, ज़रा चेक करोगे। अगर रेजिस्टर कनेक्टेड है और इंडक्टर कनेक्टेड है तो देखो, अगर रेजिस्टर कनेक्टेड है और इंडक्टर कनेक्टेड है तो आपका जो फेज़र है कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, एक्सी और एक्सएल नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना। तो इसमें आपका इम्पिडेंस निकलेगा कुछ इस तरह से, लेकिन हमें तो करंट की बात करनी है ना। करंट और ईएमएफ के बीच में हमें रिलेशन देखना है। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री का डिफरेंस नहीं आएगा। देखो यहाँ पे आपका फाई का वैल्यू कुछ अलग आएगा ना, यहाँ पे जो फाई का वैल्यू है वो 90 डिग्री नहीं होगा। आरएल सर्किट में देखो, आरएल सर्किट में आपका जो फाई का वैल्यू है, बेटा जी ध्यान से देखो क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जब आप आरएल सर्किट में फाई का वैल्यू देखोगे तो इट विल बी tan इनवर्स यू कैन से एक्सएल बाय आर, है ना, tan इनवर्स एक्सएल बाय आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर फाई। मतलब फेस का जो डिफरेंस आएगा फाई वो 90 डिग्री तो नहीं होगा, है ना, सेकेंड वाले केस में।
तो सेकंड ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, एक बार थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन ऐसा है जो फेज डिफरेंस 90 डिग्री क्रिएट नहीं करेगा, है ना। सेकंड वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, क्योंकि सेकंड वाले ऑप्शन में आपका फेस एंगल बेटा 90 डिग्री नहीं हो पाएगा, वो 90 डिग्री से कुछ कम ही रहेगा। जब आप इसका वैल्यू आइडेंटिफाई करोगे tan इनवर्स XL/R, तो वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एलसी सर्किट में भी एक बार चेक कर लेते हैं, एलसी सर्किट में क्या होगा। हाँ, मैं एलसी की भी बात कर लेता हूँ। एलसी सर्किट में क्या आपका सिनेरियो होगा, मतलब अगर आपने एक इंडक्टर लगा दिया और एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, तो एलसी सर्किट में आपका एनालिसिस कैसे बनेगा, है ना। तो एक्सी देखो आपका ऊपर की तरफ फेजर जाएगा और एक्सएल आपका नीचे की तरफ, है ना। एक्सी ऊपर की तरफ, एक्सएल नीचे की तरफ, है ना। तो ये जो रेफरेंस लाइन है हमारी बेटा, रेफरेंस लाइन से तो एंगल इसका 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, है ना। एलसी सर्किट में जो हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस लाइन लेते हैं, जहाँ पे हम रेफरेंस बेसिकली आर को लेते हुए चलते हैं, भले यहाँ पे आर नहीं है लेकिन हमारी रेफरेंस लाइन तो इधर से ही होती है, हम एंगल तो यही लाइन से मेजर करते हैं, ठीक है। एलसी सर्किट में हमारा जो बेसिक रेफरेंस एंगल होगा वो रेफरेंस लाइन से 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है ना। बट अगर ओवरऑल एंगल की बात करें तो ओवरऑल एंगल 180 डिग्री बनेगा एलसी सर्किट में। बट एलसी सर्किट में ऐसा होता है ना बेटा, या तो एक्सी एक्सएल से बड़ा होगा, दो केस पॉसिबल होंगे, या तो एक्सी एक्सएल से बड़ा होगा, मैंने आपको बताया था क्लास में, या तो एक्सी होगा वो एक्सएल से छोटा होगा, ठीक है। अगर एक्सी एक्सएल से बड़ा होगा तो भी आपका जो फेजर है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तभी भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। और अगर आपका एक्सी एक्सएल से छोटा होगा तो आपका जो फेजर है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, तभी भी एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें वो देखना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, या तो एक्सी माइनस एक्सएल करोगे, है ना, या तो एक्सएल माइनस एक्सी करोगे, दोनों में से जो बड़ा होगा, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, तो आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का जो फेजर होगा या तो वो ऊपर की तरफ जाएगा या तो वो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब अल्टीमेटली वो 90 डिग्री तो बनाएगा ही बनाएगा। ऐसा नहीं है कि वो 90 डिग्री नहीं बनाएगा। इसलिए जो आपका थर्ड ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट, तो ओनली सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। गेटिंग इट, है ना, ओनली सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो दिस इज द करेक्ट रीजन फॉर दैट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका AIEEE 2010। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 इज योर AIEEE 2010। AIEEE 2010, ठीक है। क्वेश्चन रीड करो। In a LCR circuit, the resistance is equal to 200 ohm. Resistance is given to us, which is 200 ohms, and the voltage and frequency of the main supply is 220 volts. है ना? Voltage is given to you, which is 220 volts. Voltage कितना दिया है? 220 volt, ठीक है। Voltage and frequency of the supply, frequency is 50 hertz. जनरली इंडिया में 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं और यूएस में 60 हर्ट्स, ठीक है। ऑन टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट, द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 30 डिग्री, मीन्स करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। अगर आपका वोल्टेज इधर है तो करंट पीछे की तरफ जा रहा है,
30 डिग्री से पीछे की तरफ जा रहा है ना। अगर ये ईएमएफ है आपका तो ये आपका करंट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस, मतलब जैसे ही आप कैपेसिटर को बाहर निकाल देते हो, कैपेसिटर को रिमूव करने के बाद ये सिचुएशन क्रिएट होती है। मतलब अभी आपको तीनों सर्किट दे रखे हैं, LCR सीरीज में दे रखे हैं, L, C एंड R, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है टू अ सोर्स, ठीक है। जैसे ही आपने कैपेसिटर को रिमूव कर दिया तो आपका जो करंट है वो 30 डिग्री से लैग हो जाता है ना। तो टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट, द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 30 डिग्री, ठीक है। एंड ऑन टेकिंग आउट द इंडक्टर, अगर मैं इस सर्किट में से इंडक्टर को निकाल दूं तो इंडक्टर को निकालने के बाद द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 30 डिग्री, मतलब कुछ इस तरह से करंट विल लीड्स द वोल्टेज बाय 30 डिग्री, ठीक है। when your inductor is removed, here your capacitor is removed, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। then the power dissipated in the LCR circuit, अच्छा, तो हमें पावर फाइंड करना है बेटा कि LCR सर्किट में पावर डिसिपेशन कितना होगा। पावर का डिसिपेशन कहाँ पे होता है, पावर का जो डिसिपेशन है वो कहाँ पे होगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप इसको केयरफुली अच्छे से रीड करो तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द आंसर, है ना। पावर डिसिपेशन निकालना मतलब हमें करंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक बार आपका LR सर्किट बनेगा और एक बार आपका CR सर्किट बनेगा, एक बार LR सर्किट बनेगा, एक बार CR सर्किट बनेगा। तो वहाँ से आप दोनों को कंपेयर करोगे और फिर आप पावर फैक्टर, पावर का वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी गुड क्वेश्चन। है ना, इसको एक बार ट्राई करोगे। कैपेसिटर इज रिमूव्ड देन करंट इज लैगिंग, एंड इफ इंडक्टर इज रिमूव्ड देन करंट इज लीडिंग, है ना, देन करंट इज लीडिंग बाय 30 डिग्री। यस, एनीवन इज ट्राइंग दिस, आप में से कोई ट्राई कर रहा है इसको, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ सर, वेट, ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। मितेश ने आंसर निकाला है 210 वॉट। 210 वॉट इज नॉट करेक्ट वन, यू कैन ट्राई अगेन।
यस, 210 वाट इज़ नॉट करेक्ट आंसर। एक बार इसको फिर से ट्राई करो, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको इसको 2 बार भी ट्राई करना पड़े तो करना चाहिए। ऐसे सवाल को 2 बार भी ट्राई करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना टाइम लो और इसको ट्राई करो। यस, सर मेरा भी 210 ही आ रहा है। अच्छा, आप लोगों के आंसर सबके सेम आ रहे हैं। और किसी ने ट्राई किया केशवी और मितेश के अलावा? यस बेटा। The correct answer is not 210. Let me check. चलो इस बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। आप लोगों ने ट्राई तो कर लिया। 242 आ रहा है पल्लव का। हाँ, पल्लव का करेक्ट है। यस, पल्लव बताएगा बेटा। पल्लव आपने क्या किया? नाउ पल्लव विल टेल। पल्लव का आंसर करेक्ट लग रहा है मुझे। पावर इज 242। 242 इज करेक्ट आंसर। पल्लव बेटा बताओ क्या किया आपने? पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये तो सबको पता है, इन सब बच्चों को पता है ये। इनको करंट का सही वैल्यू बताओ कैसे निकाला आपने? पावर का इक्वेशन सब बच्चे यहाँ पे जानते हैं, वी इंटू आई के बराबर होता है। बट आपने करंट का इक्वेशन कैसे निकाला, दैट दे वांट टू नो। इसलिए इनका आंसर इनकरेक्ट आ रहा है, इन्होंने करंट का इक्वेशन सही नहीं लिखा। आई इज इक्वल टू वी बाय आर। चलो देखो, मैंने आपको कई बार बताया कि पावर का डिसिपेशन कहाँ पे होता है? हमेशा रेजिस्टेंस में होता है। पावर का डिसिपेशन कहाँ पे होता है? अरे यार, इंडक्टर और कैपेसिटर तो आपका एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है ना, यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस थोड़ी होता है। तो जो भी आपका पावर का डिसिपेशन होगा वो सारा का सारा कहाँ पे होगा? रेजिस्टर में होगा। कितनी बार ये पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये आपको सोचना था यहाँ पे और आपका आंसर आ जाता। 220/200 इंटू वी विच इज 220। इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है।
इसको सॉल्व करके देखो, 220 अपॉन 200 किया तो कितना आया, 2.2 एम्पियर, और 2.2 को मल्टीप्लाई करो, फिर से 220 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है। यस 242 आ रहा है ना, तो 242 इज द करेक्ट आंसर। बस यहाँ पे आपको इतना ही सोचना था कि पावर का जो डिसिपेशन है वो सारा का सारा रेजिस्टर के अक्रॉस होता है हीट के फॉर्म में, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर तो स्टोरिंग डिवाइस है। इसलिए वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये फेजर में ले गया कि पहले मैंने इंडक्टर को हटा दिया, फिर मैंने कैपेसिटर को हटा दिया, जबकि पावर का इससे कोई लेना देना नहीं है। पावर जो भी आपका डिसिपेशन होगा वो सारा का सारा रेजिस्टर के अक्रॉस ही होगा। ये कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पे आपका चेक किया, जबकि क्लास में हम इस पॉइंट को कितनी बार रिपीट कर चुके हैं। अब आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया तो आपके दिमाग में पॉइंट बैठ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जेई मेन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कितने लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए। जेई मेन 2016 क्वेश्चन नंबर 4, जेई 2016 क्वेश्चन नंबर 4। An arc lamp acquires a direct current of 10 एम्पियर। डीसी करंट का वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर एट वोल्टेज इज इक्वल टू 80 वोल्ट, है ना। 80 वोल्ट वोल्टेज आपको कितना दे रखा है, 80 वोल्ट। ठीक है। An arc lamp requires DC current of 10 ampere at 80 volt to function if it is connected to 220 volt RMS, है ना। अगर हमने इसको AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया which is 220 volt, that is your RMS value given in the question, and frequency is 50 hertz, then the series inductor needed for it to work is close to, मतलब इंडक्टर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। एन आर्क लैम्प रिक्वायर्स अ डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 80 वोल्ट टू फंक्शन। ठीक है, मतलब आर्क लैम्प को देखो इतना पावर तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अगर हम डीसी करंट लगाते हैं तो आर्क लैम्प को कितना पावर चाहिए, 80 इंटू 10, मतलब आपका हो गया 800 वॉट। इतना पावर तो उसको चाहिए ही चाहिए। अब अगर हमने उसको एसी से कनेक्ट कर दिया, इफ इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट RMS AC सप्लाई, द सीरीज इंडक्टर नीडेड फॉर इट टू वर्क। अच्छा, इंडक्टर हमें किस वैल्यू का इंडक्टर हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि हम उस लैंप को जला सके, है ना। उस लैंप को जला सकें तो इंडक्टर किस वैल्यू का हमें लगाना पड़ेगा जिससे हमें उतना ही पावर मिल जाए, मतलब इतनी एनर्जी हमें चाहिए। कहने का मतलब ये है, इंडक्टर जो होता है आपका एनर्जी स्टोर करके रखता है, और हमें किसी लैंप को जलाने के लिए हमें कितना पावर चाहिए, 800 वॉट हमें पावर चाहिए, मतलब हमें 800 जूल्स पर सेकेंड चाहिए। तो किस वैल्यू इंडक्टर का मैं यूज़ करूँगा जिससे मुझे इतनी एनर्जी अवेलेबल हो जाए, मतलब इतनी एनर्जी मेरे पास ऑलरेडी स्टोर्ड हो ना इंडक्टर के अंदर, ताकि मैं उस लैंप को ईजिली जला सकूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इंडक्टर का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। हाँ, इंडक्टर का क्या वैल्यू होगा। अब प्रियांशी सेइंग 0.065, लेट अस चेक। 0.065, यस बेटा, करेक्ट आंसर।
प्रियांशी का आंसर बिल्कुल सही है, इसने एक ही बार में इंडक्टर का वैल्यू निकाला 0.065। बाकी बच्चे भी निकालेंगे, अगर नहीं आएगा तो प्रियांशी सबको बताएगी बेटा, किसी का आंसर नहीं आएगा तो प्रियांशी बताएगी। सबका आंसर आ गया? यस, केशवी का भी आ गया, प्रियांशी का भी आ गया। चलो प्रियांशी बताओ आपने क्या किया। पल्लव का नहीं आया, अच्छा प्रियांशी बताएगी। प्रियांशी व्हाट हैव यू डन? जल्दी बताओ बेटा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Priyanshi is saying when inductor is connected in series V is equal to IZ। वेरी गुड। जब हम सीरीज में इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, सॉरी वोल्टेज कितना हो जाएगा, I टाइम्स ऑफ Z के बराबर, है ना। और Z का वैल्यू क्या होगा, XL के बराबर, एंड XL का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा L के बराबर। ये तो सब हम अच्छे से जानते ही है, विच इज 2 पाई FL। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व। वोल्टेज हमें पता है ना। वोल्टेज का वैल्यू क्या पुट किया यहाँ पे बेटा, वोल्टेज क्या पुट करोगे, हाँ वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट, तो यहाँ से आपको करंट का वैल्यू पता चल जाएगा। करंट तो गिवन ही है ऑलरेडी मेरे ख्याल से, हमें निकालना तो L का वैल्यू है ना। वोल्टेज भी पता है हमको 220 वोल्ट। करंट का वैल्यू क्या पुट करोगे लेकिन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? हाँ बेटा, अब आ गया सबका आंसर। करंट का वैल्यू 10 पुट करेंगे, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। अब मेरे ख्याल से सबका आंसर आ गया होगा, ठीक है। चलो यहाँ से L का वैल्यू हमें फाइंड करना था, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सब देखेंगे। जेई मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, जेई मेंस 2018। Question number 5. For an RLC circuit driven with a voltage of amplitude mu m, RLC सर्किट है तो सबसे पहले आप डायग्राम बना दोगे, है ना। RLC सर्किट काफ़ी फैमिलियर हो चुके हैं अब इससे आप, ठीक है। वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है म्यू एम के बराबर, जनरली हम इसको F लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। फॉर आरएलसी सर्किट ड्रिवन विद अ वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड Vm, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड Vm है और फ्रीक्वेंसी आपको अलग से दे रखी है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, विच इज ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। अब बताओ ये कौन सी कंडीशन होती है जब आपका ओमेगा नॉट 1/√LC के बराबर होता है।
यहीं से आपको पता लगाना चाहिए। देन द करंट एग्जिबिट रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस तो हो ही रहा है, हमें इस इक्वेशन को देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये रेजोनेंस का क्वेश्चन आया है। देन व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर गिवन बाय, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बेटा, इस पे तो हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर आपका क्या होता है, व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ डिवाइस अपॉन एनर्जी लॉस्ट, है ना, पर साइकिल, पर साइकिल में कितनी एनर्जी आपकी स्टोर होती है और कितनी एनर्जी आपकी लॉस होती है, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है कि पर साइकिल में कितनी एनर्जी स्टोर होती है और कितनी एनर्जी आपकी लॉस्ट हो जाती है। अब हम सबको पता है एनर्जी स्टोर या तो आपकी इंडक्टर में होगी या तो आपकी कैपेसिटर में होगी, और एनर्जी का जो लॉस है वो हमेशा कहाँ से होता है, रेजिस्टर से होता है। ठीक है, एनर्जी का जो लॉस होता है वो कहाँ से होता है, रेजिस्टर से होता है। तो जल्दी से ऑप्शंस को देख के बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। एनर्जी का स्टोर अपॉन एनर्जी का लॉस, ठीक है, एनर्जी का स्टोर्ड अपॉन एनर्जी का लॉस एट रेजोनेंस, वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन को देख के ही आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन को देख के ही पता चल जाएगा। देखो थर्ड ऑप्शन देखो, ओमेगा नॉट इंटू एल अपॉन आर, ओमेगा नॉट इंटू एल से हमें क्या पता चलेगा, एनर्जी स्टोरिंग का फैक्टर है ये, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर का पार्ट हमेशा स्टोर करने का होता है एनर्जी का, और एनर्जी का लॉस कहाँ पे होता है, रेजिस्टर में, तो वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए, और न्यूमरेटर में कौन आना चाहिए, एनर्जी स्टोरिंग वाला फैक्टर आना चाहिए। तो इसी के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी फैक्टर। ऑप्शन देख के आप टिक कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यस, नहीं समझ आया, अच्छा चलो, इसकी दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर। मैंने क्वालिटी फैक्टर को आपको 2-3 तरीके से डिफाइन करके बताया था, याद करो जब मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था इस तरह का, तो हमने 2-3 तरीके से इसको डिफाइन किया था क्वालिटी फैक्टर को, है ना। एक तो मैंने आपको बैंडविड्थ के टर्म्स में बताया था, दूसरा मैंने आपको एनर्जी के टर्म्स में बताया था, और तीसरा मैंने आपको वोल्टेज के टर्म्स में बताया था, वोल्टेज अक्रॉस एल और सी अपॉन वोल्टेज अक्रॉस आर, दिस इज डिफाइंड एज योर क्वालिटी फैक्टर। सो वी विल यूज दिस डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर, we will use this definition of quality factor, Q is equal to voltage across L or C upon voltage across or potential drop across resistor, this will be your quality factor। तो यहाँ से देखो, अगर L के अक्रॉस आप पोटेंशियल का ड्रॉप निकालोगे, है ना, तो यू विल गेट ओमेगा नॉट इंटू एल, है ना, और रेजिस्टर के अक्रॉस आपका जो ड्रॉप होगा V इज इक्वल टू आई आर, है ना, तो I इंटू ओमेगा नॉट एल अपॉन I इंटू आर, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट दिस फैक्टर। या तो फिर आप कैपेसिटर के अक्रॉस अगर निकालना चाहो, तो कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकालोगे, I इंटू 1 अपॉन ओमेगा नॉट इंटू सी अपॉन आई इंटू आर, ठीक है। सो यू विल गेट 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर। या तो आप क्वालिटी फैक्टर इस टर्म में डिफाइन कर सकते हो कैपेसिटर के फॉर्म में, या तो हम क्वालिटी फैक्टर इंडक्टर के फॉर्म में इस टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अब दोनों में से जो भी ऑप्शन आपका अवेलेबल होगा क्वेश्चन में चेक कर लोगे, तो मेरे ख्याल से थर्ड ऑप्शन ही अवेलेबल है यहाँ पे, जो कि मुझे करेक्ट लग रहा है। ठीक है,
बात समझ आ गई बेटा? तो ये क्वालिटी फैक्टर की मैंने आपको 3 डेफिनेशंस बताई थी, वो तीनों डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए और वहीं से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है जो जेई मेंस 2018 में पूछा गया है। अब लेटेस्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कि अभी रिसेंटली आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया है ऑल्टरनेटिंग करंट से, है ना। जेई मेन 2018 का क्वेश्चन है, इसको एक बार देखोगे। In an AC circuit, the instantaneous EMF is given by 2018। इसके बाद मैं आपको 19 के क्वेश्चन भी अभी सेंड करूँगा, वो भी एक बार हम देख लेंगे और उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मतलब जेई मेंस के हमने लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे 19 तक, है ना। जेई मेंस के 19 तक हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एसी के। चलो, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, विच इज 100 sin 30t and the value of current is given which is 20 sin 30t minus pi by 4 minus pi by 4। ठीक है। In a one cycle of AC, the average power consumed by the circuit and the wattless current are. Okay, so he is asking about average power in one cycle. In one cycle क्या होगा and what is the wattless current? Wattless current क्या होता था बेटा, ये भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे। What do you mean by wattless current? ऐसी करंट जो पावर प्रोडक्शन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है, ऐसी करंट जो पावर प्रोड्यूस में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है, इस करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। ठीक है, जो करंट पावर प्रोडक्शन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है, ऐसी करंट को हम क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट। ज़रा इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करोगे सब? Everyone will try this. देखो बेटा, इस क्वेश्चंस के थ्रू हमारी पूरी थ्योरी रिवाइज हो गई। हमने जो भी थ्योरी पढ़ रखी थी वो सारी की सारी हमने क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर ली। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिविजन। हम मतलब 10 से 15 क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करो अलग अलग कंसेप्ट के, जिसमें आपकी सारी थ्योरी कवर हो जाए, है ना। अभी तक हमने देखो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सब में हमने डिफरेंट कंसेप्ट अप्लाई किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से जो हमारा चैप्टर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाता है ना। चैप्टर को रिवाइज करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए मैं आपको बोलता था कि बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सबसे पहले सॉल्व करने चाहिए, है ना। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस लाना है तो सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी होती है दैट इज़ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। चलो, ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है किसका, प्रियांशी का। ऑप्शन डी आ रहा है। लेट अस चेक नाउ। एवरेज पावर एंड वॉटलेस करंट। द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेरी गुड। प्रियांशी का ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। केशवी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। चलो इस बार केशवी बताएगी। यस बेटा, केशवी आपने क्या किया बताओ जरा सबको। केशवी विल टेल। P is equal to VRMS IRMS into cos phi. And what is wattless current?
VRMS into IRMS into cos phi. This will be your average power per cycle, है ना. तो VRMS क्या होगा, V0 by root 2, 100 by root 2. IRMS is 20 by root 2, 20 by root 2 into cos phi. Phi is your pi by 4 cos 45. ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा विच इज 100 by root 2 और 1000 by root 2. ठीक है, दिस विल बी योर एवरेज पावर. नाउ व्हाट इज वॉटलेस करंट बेटा? वॉटलेस करंट क्या होता है? वी आर एम एस साइन थीटा. वेरी गुड. देखो मैंने आपको बताया था कि वॉटलेस करंट, देखो वो करंट होता है जो पावर प्रोडक्शन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है. ठीक है, पावर प्रोडक्शन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है. इसको मैंने आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया था. जैसे सपोज करो वोल्टेज और करंट में फेस एंगल अगर फाई है, सपोज करो ये आपका वोल्टेज है, ठीक है, और ईएमएफ है, और ये आपका करंट है. सपोज करो दोनों में फेस एंगल फाई है, तो इस करंट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. वन इज अलोंग द वोल्टेज विच इज आई कॉस फाई, and one is perpendicular to the voltage which is your I sin phi. तो ये जो I sin phi वाला कंपोनेंट होता है, इसी को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट. ठीक है, फिर I is your RMS करंट. ठीक है, वॉटलेस करंट हम इसी कंपोनेंट को बोलते हैं. एंड दिस करंट इज नोन एज योर इफेक्टिव करंट. I cos phi is your known as your effective current. इस करंट को हम बोलते हैं इफेक्टिव करंट. इस करंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इफेक्टिव करंट. ठीक है, इफेक्टिव करंट. अब मैं आपको 2019 के क्वेश्चन भेज रहा हूँ. जेई मेंस 2019 ग्रुप में मैं आपको पिक सेंड कर रहा हूँ. अब 19 के भी क्वेश्चन सॉल्व कर ही देते हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, 2019 का क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ. ठीक है, टू 2019 का क्वेश्चन देखोगे. क्वेश्चन नंबर 1 रीड करोगे. जेई मेंस 2019. जेई मेंस 2019 क्वेश्चन नंबर 1. ये पूछा गया है आपका अप्रैल वाले सेट में. जेई 2019 इन अप्रैल सेशन. ठीक है, अ सर्किट इज कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ. ईएमएफ इज गिवन टू यू विच इज ई नॉट साइन 100t. ठीक है, which gives a phase difference of pi by 4 between the EMF and current. है ना. तो phi का वैल्यू भी आपको गिवन है कि फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, pi by 4. Then which of the following circuits will exhibit this? इनमें से कौन सा सर्किट इस सिचुएशन को एग्जिबिट करेगा, है ना. Phi is given to you, phase difference is given to you. तो आपको इसमें मेरे ख्याल से सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, A B C D, है ना. तभी हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सर्किट है जो इस कंडीशन को एग्जिबिट करेगा, है ना. Phi का वैल्यू कितना गिवन है? pi by 4 के बराबर. तो पहले आप पहला ऑप्शन चेक करोगे.
RC circuit with R equal to 1 kilo ohm and C is equal to 1 microfarad. देखो अगर फेज डिफरेंस पाई बाय 4 का R है तो सबसे पहले हम फेजर डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं जनरल सिचुएशन के लिए। अगर पाई बाय 4 का फेज डिफरेंस आ रहा है तो या तो सर्किट में अगर RC सर्किट हुआ है ना, अगर RC सर्किट हुआ तो फेजर आपको इस तरीके से मिलेगा, XC आपका ऊपर की तरफ है ना, तो ये आपका इम्पिडेंस होगा जिसका एंगल बनेगा फाई। और अगर हमारा LR सर्किट हुआ तो हमें फेजर कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, जिसमें हमारा इम्पिडेंस नीचे की तरफ होगा। ये मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है, एक मिनट, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से दी हुई है, या तो LR सर्किट होगा या तो RC सर्किट होगा, ठीक है। तो पहले हमने RC सर्किट के लिए फेजर बना लिया, अब हम LR सर्किट के लिए फेजर डायग्राम बनाएंगे। देखो LR सर्किट के लिए फेजर आपका इस तरीके से होगा, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका XL हो गया, दिस विल बी योर इम्पिडेंस, और ये एंगल कितना है फाई, और फाई का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज पाई बाय 4। तो या तो ये सिचुएशन या तो ये सिचुएशन, ठीक है। अब हमें चेक करना है ऑप्शन बाय ऑप्शन, यू हैव टू चेक। पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करोगे, RC सर्किट विद R इक्वल टू 1 किलो ओम एंड कैपेसिटेंस इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। तो फाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू XC बाय R, इसमें वैल्यू पुट करके चेक करोगे, और फिर RL सर्किट के लिए भी चेक करोगे, tan पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू XL बाय R, दोनों कंडीशंस के लिए चेक करोगे, है ना। कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखो। सर होमवर्क में करना है, नहीं होमवर्क में अभी कुछ नहीं करना है, सब अभी करवा रहा हूँ मैं। होमवर्क वगैरह कुछ करते नहीं हो आप लोग, मैंने देख लिया है, मैंने अब सोच लिया है सब कुछ अब आपको क्लास में ही करवाऊंगा। होमवर्क वगैरह आप कोई भी सबमिट नहीं करता, 1-2 बच्चे करते हैं, बाकी बच्चे होमवर्क करते ही नहीं है। तो इससे अच्छा तो आप क्लास में ही ऐसे ही प्रैक्टिस करो, वही आपके लिए अच्छा है, कम से कम आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस तो जाएंगे। अब घर के लिए मान लो मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भेज देता, तो मुझे नहीं लगता अभी जो मीटिंग में 14 स्टूडेंट प्रेजेंट है, इनमें से 3 या 4 बच्चे मैक्सिमम सॉल्व करते हैं, और 10 के 10 बच्चे तो क्वेश्चंस को देखते भी नहीं, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा अब ये इवनिंग वाली क्लास में हम इसका एडवांटेज उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम इवनिंग क्लास में ही करेंगे, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर सी, कितनों का ऑप्शन सी आ रहा है, सबका आ रहा है। सी में क्या सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन, यस। मितेश का हो रहा है, केशवी का भी हो रहा है। लेट मी चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा आंसर है, 1 का आंसर सी है बेटा, करेक्ट है, वेरी गुड। सी आंसर इज द करेक्ट, सी आंसर इज द करेक्ट। यही मेथड किया ना आपने। यहाँ पे आप देखो XC का वैल्यू पुट करोगे ना, XC का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। ओमेगा तो हमको पता है, ओमेगा का वैल्यू 100 है, तो XC का वैल्यू क्या होगा 1/ओमेगा C, और XL का वैल्यू क्या होगा ओमेगा L। तो अब ये तो आपको सब्स्टिट्यूट करके चेक करना ही पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है ना। ये सब्स्टिट्यूट करके हमें चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। जेई मेंस 2019 अप्रैल सेशन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 2019 अप्रैल सेशन, क्वेश्चन नंबर 2।
April session, question number 2. An alternating voltage which is given to you 200 sine 100 pi t. Alternating voltage is given to you 200 sine 100 pi t is applied to a purely resistive load, है ना. हमने प्योरली रेजिस्टिव लोड पे अप्लाई किया, मीन्स दिस इज योर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, है ना. हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट पे ये वोल्टेज को अप्लाई किया है और रेजिस्टेंस का लोड दिया हुआ है 50 ohms. देन द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ टू पीक वैल्यू इज, व्हाट इज द टाइम टेकन, what is the value of t. टाइम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है हाफ से पीक वैल्यू तक राइज होने, है ना. करंट की हाफ से पीक वैल्यू तक राइज होने में कितना टाइम लगेगा. तो प्योर रेजिस्टिव अगर आपका लोड है तो करंट का इक्वेशन बिल्कुल सेम होगा, है ना. खाली आप उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि हमें पता है ना प्योर रेजिस्टेंस के लिए हमारा जो वोल्टेज होता है दोनों का फेज़र एकदम सेम होता है. फेज़र डायग्राम अगर आप प्लॉट करो तो फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो ये पेन क्यों हैंग हो रहा है, फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट हमारा जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है वो दोनों सेम फेज में होते हैं. ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको R से डिवाइड कर दोगे 200/50 तो कितना हो जाएगा 4 sin 100 pi t. This will be the equation of your current. ठीक है. अब करंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ राइज हो रही है, हाफ वैल्यू से पीक वैल्यू. तो पीक वैल्यू कितनी है करंट की 4 और हाफ वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ वैल्यू से पीक वैल्यू राइज होने में कितना टाइम लगेगा. चलो निकालो. क्वेश्चन समझ आ गया सबको. हाँ, मितेश का आंसर आ गया. सबको ट्राई करना है बेटा. ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन. हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू पीक वैल्यू. तो हाफ ऑफ द पीक वैल्यू पे टाइम कितना होगा पहले निकालोगे और फिर पीक वैल्यू पे टाइम कितना होगा फिर निकालोगे. ठीक है, तो हाफ ऑफ द पीक वैल्यू कितना होगा 2 = 4 sin 100 pi t1. यहाँ से t1 का वैल्यू पता चलेगा, फिर पीक वैल्यू की वैल्यू रखोगे 4 = 4 sin 100 pi t2. Then you will calculate the t2 minus t1. कितना टाइम हमें लगेगा पीक वैल्यू तक पहुंचने में. समझ आ गया सबको. यस, सबको कैलकुलेट करना है और सबका आंसर सेम आना चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि आपने सही से किया है ना. सभी लोग कैलकुलेट करें और सबका आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए. नहीं आया, 2 आ रहा है. अच्छा, और मितेश का क्या आ रहा है, ए आ रहा है. देखो बेटा, यहाँ से t का वैल्यू कितना मिल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से.
फर्स्ट इक्वेशन से T1 का वैल्यू कितना आएगा? एक तो ये बोर्ड बहुत हैंग हो रहा है। देखो फर्स्ट इक्वेशन से T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू 4 साइन 100 पाई T1, है ना? यू विल राइट लाइक दिस, 2 इज इक्वल टू 4 साइन 100 पाई T1, सो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू साइन 100 पाई T1। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है ना, तो ये हो जाएगा π/6 इज इक्वल टू साइन 100 पाई T1। इसको कंपेयर कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा? T1 इज इक्वल टू 1/600 सेकेंड्स। सिमिलरली T2 निकालोगे, 4 इज इक्वल टू 4 साइन 100 पाई T2। 4 से 4 1 हो जाएगा, तो साइन 90 इज 1/2, सॉरी साइन 90 इज 1, विच इज इक्वल टू साइन 100 पाई T2। अगेन यू विल कंपेयर दिस, सो T2 विल बी 1/200, ठीक है? Now you will subtract this, 1/200 minus 1/600, ठीक है? 1/200 minus 1/600 कितना आएगा बेटा? अब इसको सॉल्व करके देखो, 1/200 minus 1/600 कितना आंसर आएगा? जल्दी से बताओ। 1/200 माइनस 1/600, है ना? जो भी ऑप्शन आ रहा है एक बार चेक करोगे, जो ऑप्शन आ रहा है वो करेक्ट होगा। डी ऑप्शन आएगा, है ना? 3.3 मिली सेकेंड्स, है ना? एक बार चेक करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। मेरे को भी यही लग रहा है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट होगा, है ना? 3.3 मिली सेकेंड्स आ रहा है ना, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करोगे यहाँ से जो भी आंसर आएगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बेटा? अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है 2019 का, 2019 का लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से रीड करो, LCR सर्किट का है। इन LCR सर्किट 2019 का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद हमारे मेंस के जितने भी क्वेश्चन है सारे कवर हो गए। मतलब हमने ऑल्टरनेटिंग करंट के जेई के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिए, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन देखोगे 2019 का, इस तरह से आपको सर्किट दिया हुआ है। कैपेसिटर इधर लगाया हुआ है, दिस इज योर रेजिस्टर, दिस विल बी योर इंडक्टर, अगेन दिस इज योर रेजिस्टर। इस तरह से हमारा सर्किट कनेक्टेड है, एंड दिस इज योर AC सोर्स, ठीक है? दिस इज योर कैपेसिटेंस, दिस इज योर इंडक्टेंस, दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2, ठीक है? और आपको सारी वैल्यूज भी दे रखी है क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज √3/2 माइक्रोफेरेड, R2 is equal to 20 ohms, L is equal to √3/10 Henry, ठीक है? and R1 is equal to 10 ohms. The current in the LR1 path is I1, मतलब यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सपोज यहाँ पे करंट आपका I1 जा रहा है
यहाँ पे करंट आपका I2 जा रहा है, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है ना। तो फाइनली आपका करंट I वापस रिटर्न हो रहा है। ठीक है, द करंट थ्रू द पाथ 1 इज I1 एंड in CR2 path it is I2. Okay, the voltage of the AC source is given by, AC source का voltage भी हमें given है, which is V is equal to 200√2 sin 100t, sin 100t. Then the phase difference between I1 and I2. अच्छा, मतलब आपको पहले I1 का वैल्यू निकालना है, फिर I2 का वैल्यू निकालना है, और फिर दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो फाइंड करना है। समझ आया? I1 का वैल्यू निकालना है, फिर I2 का वैल्यू निकालना है, और फिर दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। ये जनवरी वाले शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 में जो जनवरी में पेपर हुआ था ना, उस शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। मतलब जनवरी शिफ्ट में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, और अप्रैल वाली शिफ्ट में थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया। तो कई बार एग्जाम में ऐसा हो जाता है ना, शिफ्ट वाइज भी क्वेश्चन कई बार डिपेंड करते हैं। कई शिफ्ट में कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं, और दूसरी शिफ्ट में उसी टॉपिक से क्वेश्चन थोड़े टफ भी आ जाते हैं। मतलब ईजी टफ तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक आपकी साइकोलॉजी हो जाती है कि मुझे ये ईजी लगता है और ये मेरे लिए टफ। ये भी है तो ईजी, इफ़ यू डू इट इट इज़ ईजी, है ना। चलो, इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्लास में भी आपको कराया हुआ है ना, कि जब आपका LCR सर्किट सीरीज में कनेक्टेड नहीं होते, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। क्लास में हमने इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं। इसको ज़रा एक बार ट्राई करोगे? $30 degree. Mitesh Saini is saying 30 degree. Yes. Mitesh is saying 30 degree. What about others? केमिस्ट्री लेक्चर है आप लोगों का? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना और इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे आपके जेई के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट के जेई के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।